जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप LT की तैयारी कर रहे हो, TGT की कर रहे हो, PGT की कर रहे हो, टेट और सुपर टेट को भी ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्नों को शामिल किया है। इसमें आपको कुछ प्रश्न हिंदी व्याकरण के मिलेंगे, कुछ साहित्य के मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, 27 होते हैं, 32 होते हैं कि 26 होते हैं? तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कावर्ग से लेकर के पावर तक होते हैं, और अगर कावर से लेकर के पावर तक के व्यंजनों को अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे टोटल 25 व्यंजन आते हैं इसमें। तो इसमें हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही हो गया, क्योंकि एक वर्ग को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। अगर का वर्ग को आप ध्यान देखेंगे तो का वर्ग के अंतर्गत 5 आएंगे, चा वर्ग के अंतर्गत 5 आएंगे। इस तरह से अगर हम का वर्ग से लेके पावर तक देखेंगे तो टोटल जो है 25 व्यंजन जो है आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होता है। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में आया है कि द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है। तो डा और ढा जो होता है ये क्या होता है? ये द्विगुण व्यंजन है। पा फा का कुछ नहीं है और चा बा भी कुछ नहीं है। हाँ, जा और फा है, तो ये जो है आगत वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। गार्सा दत्तासी ने इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति को अपनाया है? कालानुक्रम पद्धति हो गया, विधेयवादी हो गया, बड़ानुक्रम पद्धति हो गया कि नामांकन पद्धति हो गया? तो गार्सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों लोगों ने बड़ानुक्रम पद्धति जो है अपनाया था, जो कि इतिहास लेखन की सबसे दोषपूर्ण और अविकसित पद्धति मानी जाती है। तो उन्होंने बड़ानुक्रम पद्धति को अपनाया था। और बड़ानुक्रम जो पद्धति है उसमें क्या था कि लेखों के जो नाम हो वो वर्ण जो है सेम वर्ण के अंतर्गत रखे जाते थे। यानी कि अगर का वर्ण के अंतर्गत जितने भी कवि आएंगे तो उनको का वर्ण के अंतर्गत रखा गया। खा वर्ण के अंतर्गत जितने कवि आएंगे उनको खा वर्ण के अंतर्गत रखा गया, चाहे वो आदिकाल के हों, चाहे वो भक्ति काल के हों, चाहे रीतिकाल कवि हों, चाहे द्विवेदी युग के कवि हों, कोई भी कवि हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं, बस उनको वर्ण के हिसाब से कवियों को रखा गया उसमें। इस तरह से ये जो पद्धति इतिहास लेखन की थी ये जो है सबसे ज्यादा दोषपूर्ण पद्धति मानी गई। और इस पद्धति को लिखने वाले गार्सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों लोग थे। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बड़ानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया? तो कालानुक्रम पद्धति को जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गार्सा दत्तासी। तो कालानुक्रम पद्धति को जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इसको अपनाया था। ये कुछ हद तक जो है सही मानी गई, लेकिन पूरी तरह से इस पद्धति को भी जो है इतिहास लेखन में अपनाया नहीं गया, क्योंकि इसमें काल के हिसाब से, समय के हिसाब से कवियों को इसमें रखा गया था। फिर भी इस पद्धति को बहुत ज्यादा विकसित नहीं माना गया था, इसमें भी कुछ दोष थे, इसलिए इस पद्धति को नहीं अपनाया गया। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे कि तेन थे कि जॉर्ज ग्रियर्सन थे कि मिश्र बंधु थे? तो जो विधेयवादी पद्धति थी उसके जो जन्मदाता थे वो तेन थे। और हिंदी इतिहास लेखन की सबसे ही महत्वपूर्ण पद्धति है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने भी इतिहास लेखन, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसको भी उन्होंने विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत ही लिखा है। तो अगर ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल और तेन दोनों आते हैं तो आप रामचंद्र शुक्ल को नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जन्मदाता जो है तेन है। लिखा तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास है विधेयवादी पद्धति में लिखा है, लेकिन जन्मदाता कौन था? तो जन्मदाता इसमें कौन थे? तेन थे। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? मिश्र बंधु की है कि शिव सिंह सेंगर की है कि जॉर्ज ग्रियर्सन की है कि रामचंद्र शुक्ल की है? तो शिव सिंह सरोज जो है वो शिव सिंह सेंगर
सेंगर की रचना है और ये हिंदी भाषा में लिखा जाना वाला पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें इन्होंने 1000 छोटे बड़े कवियों का वर्णन किया हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। 7वां क्वेश्चन, इस्तवार लादा लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तान किसकी रचना है? जॉर्ज ग्रियर्सन की है, मिस्र बंधु की है, कि रामचंद्र शुक्ल की है, कि गारसा दत्तासी की है? तो इस्तवार लादा लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तान जो है एक फ्रेंच भाषा में लिखी गई रचना है और जिसके रचनाकार हैं गारसा दत्तासी। तो हमारा इसमें चौथा वाला जो ऑप्शन है वो उसमें सही होता है। 8वां क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की, कि मिस्र बंधु की, कि जॉर्ज ग्रियर्सन की, कि गारसा दत्तासी की? तो ये जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होता है। फिर 9वां क्वेश्चन है कि रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना है? कविता कौमुदी, 11 वर्ष का समय, आषाढ़ का एक दिन, की बीजक? कविता कौमुदी जो है हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, की वियोगी हरि? इसका जो एक ऑप्शन है वो गलत है, इसको हम सही कर लेते हैं। तो हिंदी काव्य धारा जो है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इसमें हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। महादेवी वर्मा भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है, वियोगी हरि भी नहीं है। तो हिंदी काव्य धारा की जो रचना है किसकी है? वो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, डिंगल भाषा क्या है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस ब्रज, या ब्रज प्लस खड़ी बोली, या राजस्थानी? तो जो डिंगल भाषा का निर्माण होता है वो अपभ्रंश और राजस्थानी को मिला करके डिंगल भाषा का निर्माण होता है। तो हमारा इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि पिंगल भाषा क्या है? डिंगल का निर्माण तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से हो गया। अब पिंगल का निर्माण कैसे होता है इसलिए पूछा है पिंगल भाषा क्या है? तो पिंगल भाषा क्या है? अपभ्रंश प्लस बुंदेली, कि अपभ्रंश प्लस ब्रज, कि ब्रज प्लस राजस्थानी, कि ब्रज प्लस मेवाती? तो जो पिंगल भाषा है, तो पिंगल भाषा का जो निर्माण होता है वो अपभ्रंश प्लस ब्रज मिला करके पिंगल भाषा का निर्माण, यानी डिंगल भाषा का निर्माण अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से हो गया और पिंगल भाषा का निर्माण अपभ्रंश प्लस ब्रज से हो गया। और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीजीटी और एलटी में कई बार पूछे गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन ना होने पाए कि डिंगल भाषा का निर्माण कैसे होता है और पिंगल भाषा का निर्माण कैसे होता है। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? डिंगल में लिखा गया है, कि पिंगल में लिखा गया है, अपभ्रंश में लिखा गया है, कि राजस्थानी में लिखा गया है? तो जो पृथ्वीराज रासो है वो पिंगल भाषा में लिखा गया है, यानी कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी में जो है पृथ्वीराज रासो का निर्माण हुआ है। 14वां क्वेश्चन है, आगत वर्ण कौन से हैं? हा, कि जा और फा, कि रा, कि ला? तो आगत वर्ण कौन सा है? हा है, कि जा या फा है, कि रा है, कि ला है? तो जो आगत वर्ण है उसमें जा और फा जो होता है वो आगत वर्ण की श्रेणी में आता है। इनमें से प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, कि ओम, कि ओम, कि ओम? तो प्लुत स्वर वह स्वर होता है जिस स्वर को बोलने में समय ज्यादा लगता है उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो अगर इस तरह ओम बोलेंगे तो कम समय लगेगा, ओम इसमें भी
कम समय लगेगा, इसमें भी कम समय लगेगा। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों जो ऑप्शन है ये गलत है। ये ओम है ना, ये ओम क्या है, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसको बोलने में समय ज्यादा लगता है। और ये वाला क्वेश्चन टेट में भी कई बार पूछा गया है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये वाला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास में आपको 15 प्रश्न जो है उन प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। और अगर आपको 15 प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।